हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो है टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसीएफ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे एसीएफ के लिए। आज हम टेक्नोलॉजी के सेक्शन को जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है टेक्नोलॉजी के सेक्शन में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है और उसको कब लॉन्च किया गया है। इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी और इनसेट, और उसके डेट भी आपको दिए गए हैं। तो आपको दो जो है सैटेलाइट के बारे में मालूम होना ही चाहिए, एक आर्यभट्ट और एक रोहिणी। आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह है, लेकिन इसको भारत के भूमि से इसको लॉन्च नहीं किया गया था। और रोहिणी की अगर हम बात करें तो ये इंडिजीनियस भारतीय उपग्रह है, लेकिन इसको भारत के भूमि से ही लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है क्या, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, ये पूछा गया है आपको। और जो इंडिया से ही लॉन्च हुआ है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो यहां से आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को बेसिकली क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। जबकि रोहिणी को लॉन्च किया गया था 1980s के जो है में इसको लॉन्च किया गया था, 1981-82 में इसको लॉन्च किया गया था। एग्जैक्ट डेट में यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो पहला जो है आपको याद रखना है कि वो आर्यभट्ट है, जिसको जो है पहला भारतीय उपग्रह का दर्जा इसको मिला हुआ है। नाउ आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, आर्यभट्ट was India's first satellite launched on 19 April 1975. It was an active technological experience in building and operating a satellite system at that time. तो यहाँ पर उसको आप देख सकते हो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना, जो पहले होंगे उसको सबको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, व्हाट इज आदित्य L1 दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। ये आपको जो है न्यूज में सुनने या देखने को मिलता है आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो ये इसके बारे में पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, रोवर सेंट टू मार्स बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस इसरो, हाफ ह्यूमनाइड डेवलप्ड बाय इसरो फॉर मिशन गगनयान, इसरोज फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू स्टडी द सन, और इसरोज फर्स्ट टेलीस्कोप टू स्टडी द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि आदित्य जो है अगर हम देखें तो आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची है, उनका नाम है, हम जानते हैं। तो उसमें हम सिंपल तौर पे जो है यहाँ पर या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा, उसको हम देख सकते हैं। बाकी दूसरे दोनों ऑप्शन तो बेसिकली सीधे तौर पर एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि आदित्य L1 क्यों न्यूज में रहा है, तो आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज प्रिपेयरिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू स्टडी द सन। ठीक है, आदित्य L1 मतलब सिंपल सी बात है, आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, इसरोज फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू स्टडी द सन। तो सूर्य को स्टडी करने के लिए इसरो का पहला मिशन है उसको बोला गया आदित्य L1। इसको आपको यहां पर याद रखना चाहिए। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, Who was the father of Indian space program? ये आपका अगला क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। तो इसमें आपको आंसर जो है इसका क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है डॉक्टर सतीश धवन, तीसरा दिया गया है डॉक्टर होमी जानकी भाभा, और आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई is termed as the father of Indian space program। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एसीएफ में पूछे गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है when did India carry out an underground nuclear implosion at Pokhran for the first time। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार कब जो है ये न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसकी टेस्टिंग की गई थी, न्यूक्लियर इम्प्लोजन किया गया था। तो वो जो है आपको उसका ईयर भी अगर याद है तो आप आसानी से इन चार ऑप्शन में आसानी से आप जो है लगा सकते हैं। तो 1974 जो है वो ईयर है जब जो है पोखरण में पहली बार न्यूक्लियर इम्प्लोजन वाला जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था। कब किया गया था,
18 मई 1974। तो यहां पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका, 1974 मई, ठीक है, 18 मई और 1974 में इसको जो है किया गया था, इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, तो वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लूनर प्रोब चंद्रयान-1 इन, अब आपको पूछा गया है डेट और साथ ही साथ आपको ईयर भी पूछा गया और मंथ पूछा गया है, मार्च 2008, अक्टूबर 2008, अगस्त 2009 और अक्टूबर 2009। तो आपको यहां पर सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि ईयर कौन सा है, तो ईयर है 2008। अब अगर 2008 ईयर आपको मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है सी और डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ क्या वो मार्च है या अक्टूबर है, तो इसका आंसर आपका होगा क्या, देख सकते हैं आप यहां पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लूनर प्रोब चंद्रयान-1 इन अक्टूबर 2008। यहां पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं कब इसको लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2008 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। मतलब यहां से आपको आंसर मिल जाएगा कौन सा, बी नंबर, ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। और कब तक ये ऑपरेट किया, अगस्त 2009 तक, इसलिए वो ऑप्शन भी यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इस सिचुएटेड एट, कहां पर ये जो है सिचुएटेड है, कौन से प्लेस में है, ऑप्शन दिया गया है बेंगलुरु, महेंद्रगिरी, अहमदाबाद और श्रीहरिकोटा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप न्यूज लगातार देखते हैं तो आपको जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये जो स्पेस सेंटर है वो आपका कहां पर सिचुएटेड है, श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। तो ऐसे स्पेस सेंटर जो होते हैं कुछ, उनमें से आपको कुछ आंसर जो है आपको मतलब कुछ ऐसे फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में, तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली जो है ACF के लिए आपको प्रिपेयर करने चाहिए। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, व्हेन वाज बार्क फॉर्म्ड, ठीक है, कब जो है बार्क को जो है बार्क का गठन किया गया था, 1954, 1957, 1958 या फिर 1960। तो बार्क हो गया, इसरो हो गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो गया, स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो उसका कमीशन हो गया, स्पेस कमीशन, इन सबको कब जो है गठन किया गया था, इनका किस ईयर में गठन किया गया था, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है पूछे जा सकते हैं ACF में अगर हम देखें तो। आगे हम बात करते हैं बार्क के बारे में। तो बार्क के जो है अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा डिटेल में इसको, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है और इसका जो मोटो है वो है एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी, वो हुई थी 3 जनवरी 1954 को। और इसके फाउंडर जो थे वो किनको जाना जाता है, होमी जहांगीर भाभा के जो है बेसिकली को जाना जाता है इसके फाउंडर के रूप में। और अगर हम बात करें इसका पर्पस क्या है, तो हमारे कंट्री में जो भी न्यूक्लियर रिसर्च होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं, इसी के जो है अंदर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये सारे चीजें आपके जो है क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इसलिए इसके बारे में आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नाउ तो ये आपका जो है 3 जनवरी 1954, तो यहां पर से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1954, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द इंडियाज अर्लियर सैटेलाइट्स। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन से उपग्रह हैं जो भारत से बिलोंग नहीं करते हैं। मतलब यहां पर 4 उपग्रहों के नाम दिए गए हैं, सैटेलाइट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जो भारत से बिलोंग नहीं करता है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल और रोहिणी, ठीक है। तो आपको तो लगेगा कि आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी तो हो गई, ठीक है, लेकिन एप्पल भी एक ऐसा सैटेलाइट है जो भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है ऑप्शन 3 दिया हुआ है, तो वो जो है अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है कि ये चारों के चारों जो हैं इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए क्या हैं, सैटेलाइट हैं। इंडिया के सैटेलाइट्स जो हैं आपको उनके नाम आपको थोड़े से आइडिया रहनी चाहिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए कि कौन कौन से सैटेलाइट इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और अगर ऑप्शंस में दिखे तो आप कम से कम उसको आसानी से रिकॉल कर सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्यों पूछा है, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है ना, तो यहाँ पर नॉट पूछा है, तो इनमें से कोई भी सैटेलाइट
ऐसा नहीं है जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, सारे के सारे बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको याद रखना है नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट। तो ये जो है कुछ सालों पहले मतलब 2019 में अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था। और बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि जीएसएलवी तो है, ये हमको तो पता है कि जीएसएलवी के द्वारा चंद्रयान को लॉन्च किया गया है, लेकिन उसके नंबर से भी सीधा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये नंबर भी याद रखना चाहिए कि कौन सा सैटेलाइट, कौन सा उसका वर्जन जो है जिसके द्वारा चंद्रयान 2 को बेसिकली जो है लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑप्शन है जीएसएलवी मार्क 3 M1, जीएसएलवी मार्क 2 M2, जीएसएलवी मार्क 4 M8 और जीएसएलवी मार्क 5 M4। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा जीएसएलवी मार्क 3 M1। यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इंडियाज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3 M1 सक्सेसफुली लॉन्च द 3840 kg चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑन अर्थ ऑर्बिट टुडे जुलाई 22, 2009। ये उस टाइम का न्यूज़ का मैंने क्लिप यहाँ पर सीधे तौर पे लिया है आंसर के रूप में। तो इस डेट को बेसिकली लॉन्च किया गया था, इसलिए इस डेट को भी आपको जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड लूनर प्रोब हो गया। पहला लूनर प्रोब चंद्रयान 1 जो कि कब लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में, और इसको कब लॉन्च किया गया, जुलाई 2019 में, जो कि दूसरा लूनर प्रोब है चंद्रयान 2 जिसके नाम से हम इसको जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। यहां पर पूछा गया है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा गया कि ये दो प्रिंटर जो हैं कौन कौन से, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये किसके एग्जांपल हैं? क्या वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्या वो नॉन इम्पैक्ट है, क्या वो दोनों से बिलोंग करता है, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो है आप सब बिलोंग करता है किससे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल के साथ में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ये जो है क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए और एन वेब ब्राउजर। कौन कौन सा ऑप्शन दिया है आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और याहू। तो अगर आप नेट यूज करते हैं तो आपको इसका आंसर लगाने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों जो हैं आपके क्या है, बेसिकली वेब ब्राउजर हैं, लेकिन याहू क्या है, ईमेल सर्विस है। तो यहां से जो है ऑप्शन डी यहां इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नॉट पूछा हुआ है वो याहू है। तो यहां पर से आप देख सकते हैं याहू मेल इज an email services launched on October 8, 1997 by the American company Yahoo, now a subsidiary of Verizon। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, which chipset manufacturing firm recently announced first chipset with ISRO's Navik GPS for Android स्मार्टफोन। मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अमेरिका का जो जीपीएस है वो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे लोकेशन को ट्रैक करने के लिए या फिर किसी लोकेशन को खोजने के लिए, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नेविगेशन पर्पस के लिए। अब इंडिया के द्वारा भी अपना नेविगेशन जो है सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है और उसका नाम क्या है, नाविक। इसके पूरा नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, तो उसको आप देखिएगा। तो इसमें यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि अब जो है उनके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, मतलब जो चिपसेट इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड फोन में, उनमें से कौन सा ऐसा चिपसेट कंपनी है जो कि नाविक को जो है इंक्लूड करेगा अपने चिपसेट सर्विसेज में। ठीक है, तो AMD, NVIDIA और क्वालकॉम और ARM, ठीक है, ARM जिसको हम बोलते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर है क्वालकॉम। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालकॉम इसका आंसर है। यूएस बेस्ड सेमीकंडक्टर एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी क्वालकॉम रिसेंटली अनाउंस्ड फर्स्ट चिपसेट विद इसरोज नाविक जीपीएस फॉर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप अभी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको सर्च करना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज के जीपीएस सर्विसेज के बारे में, जैसे इंडिया का नाविक है, और अगर हम बात करें अमेरिका का जो है आपका जीपीएस सर्विसेज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गैलेनोस की, बाइडूस की, तो ये कौन कौन से कंट्रीज के हैं उसको भी आपको जरूर से देखना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट
न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी बिल्ट, कामिनी रिएक्टर के बारे में पूछा गया है और उसके लोकेशन के बारे में पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन कामिनी के से भी पूछा गया है पहले के एसीएफ में। तो यहाँ पर आपको बताना है किस लोकेशन में कामिनी रिएक्टर को बिल्ड किया गया है, क्या वो तारापुर है, नरोरा है और कुंडनकुलम है या कल्पकम है। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी कल्पकम, जहां पर कामिनी को क्या किया गया है, बिल्ड किया गया है। तो कल्पकम मिनी रिएक्टर, उसी के नाम से यहाँ पर इसको शॉर्ट में बोला गया है क्या, कामिनी, ठीक है। कल्पकम मिनी रिएक्टर कामिनी शॉर्ट में उसको बोला गया है। वॉज कमीशन्ड इन 1989। कामिनी वॉज ज्वाइंटली डिजाइंड एंड बिल्ट बाय द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क and the Indira Gandhi Center for Atomic Research ICGAR. The reactor first went critical in October 1996 and reached full power operation in September 1997. तो यहाँ पर हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है कामिनी को लेकर देखी, कल्पकम मिनी रिएक्टर को लेकर देखी। तो यहाँ नाम में ही कल्पकम है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Which isotope of uranium has the capability to sustain the chain reaction? तो कोई ऐसा जो फ्यूल है, जो नाभिकीय ईंधन है, अगर हम बात कर रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो वो दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्टाइल मटेरियल होता है, एक तो आपका फ्यूजन मटेरियल होता है। तो जो चैन रिएक्शन को सस्टेन कर सके उनमें से कौन सा यूरेनियम है, मतलब कौन सा फर्टाइल मटेरियल है, यहाँ पर आपको पूछा गया है, ठीक है। मतलब कौन सा जो फ्यूजेबल है, जो चैन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है, ये पूछा गया है, फर्टाइल नहीं पूछा गया है। तो यहां पर ऑप्शन बी यूरेनियम 235 एक ऐसा जो है यूरेनियम का आइसोटोप है जिसको सीधे तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर चैन रिएक्शन में, क्योंकि वो न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए जो है क्या है, कैपेबल है। तो ऐसे ऑप्शंस जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको तैयार रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के आसार रहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम से ये क्वेश्चन है, VDU स्टैंड्स फॉर, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिवाइड यूनिट, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन भी जनरली पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन बी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। NMEICT स्टैंड्स फॉर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे चीजों को ध्यान रखना है। ये ICT से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके टेक्नोलॉजी के सेक्शन में दिया हुआ है। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT, या फिर ऑप्शन सी क्या है, बोलता है नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT, या फिर ऑप्शन डी नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT। तो ICT के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई मिशन है जो बेसिकली ICT का इस्तेमाल करके इन सर्विसेज को, इनमें से कोई एक सर्विस को देने का काम करेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो ये तो आपको याद रखना ही है कि ICT से एक क्वेश्चन तो आपका इसी एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कोरोना के कारण से आपने देखा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस में, और चाहे वो स्कूल की हो चाहे वो कॉलेज की हो, वो सब में कन्वर्ट हुई, और गवर्नमेंट के द्वारा इस पर बहुत काम भी किया गया। बहुत सारे जो हैं जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई तुहर द्वार हो गया, छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन वेब पोर्टल लॉन्च किए गए। तो उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT in short has been envisaged as a centrally sponsored scheme to leverage the potential of ICT in teaching and learning process for the benefit of all the learners in higher education institution in any time anywhere mode। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, क्या वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है, ये सब चीज़ों को भी आपको एटलीस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 8 बाइट्स मेक अप ए बाइट, निबल, किलोबाइट या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो 8 बिट्स, सॉरी यहाँ पर 8 बिट्स है, तो 8 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, क्या वो बाइट बनाते हैं या निबल बनाते हैं या किलोबाइट बनाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि 8 बाइट जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक सिंगल बाइट जो है बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो जनरली पूछे जाने के आसार होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं वेयर इज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन एशिया। एशिया का पहला जो
तेल का कुआं है उसको पहली बार कब और कहां पर जो है मतलब कहां पर इसको जो है खोदा गया था, ड्रिल्ड किया गया था, पूछा गया है। कराची पाकिस्तान, ऑप्शन बी असम इंडिया, ऑप्शन सी टोक्यो जापान और ऑप्शन डी कैंडी श्रीलंका। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि असम में वो जगह है दिग्बोई जहां पर एशिया का पहला, भारत का तो ठीक है लेकिन एशिया का पहला क्या था वो वहां पर फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल किया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिग्बोई इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम। तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन, where the first oil well in Asia was drilled. The first refinery was started here as early as 1901. तो दिग्बोई has the oldest oil well in operation. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दे दी है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असम इंडिया। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क, तो नेटवर्किंग से आईसीटी से ही क्वेश्चन है ये भी, विच इज यूज्ड विद इन ए बिल्डिंग। तो विद इन ए बिल्डिंग बोला है तो उसको कौन सा एरिया नेटवर्क बोलते हैं? क्या वो वैन है, क्या वो मैन है, क्या वो लैन है या फिर पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली एक बिल्डिंग तक या एक ऑफिस के पर्पस के लिए उसको जो है बेसिकली क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए लोकल एरिया नेटवर्क और लैन कंसिस्ट of a computer network at a single site, typically an individual office building. ठीक है, a LAN is very useful for sharing resources such as data storage and printers. तो इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका LAN हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, की वो एक बिल्डिंग में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से इसके अलावा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और एक होता है वैन। ठीक है, तो इनको बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, तो ये भी कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है आईसीटी से। तो हाफ डुप्लेक्स, देखिए देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि सिंप्लेक्स, ठीक है, इसके अलावा डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो इसमें आपको वो क्या होता है मालूम होना चाहिए। तो यहां पूछा गया है हाफ डुप्लेक्स के बारे में, ऑप्शन दिए गए हैं ओनली वन पार्टी कैन ट्रांसमिट डेटा इन कंप्लीट कम्युनिकेशन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ पार्टीज कैन ट्रांसमिट बिल्ड बट नॉट एट द सेम टाइम। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ पार्टीज कैन ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, और ऑप्शन डी दिया है नो पार्टी कैन ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, तो यहां से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हाफ डुप्लेक्स या उसको सेमी डुप्लेक्स भी हम बोलते हैं। तो इसमें दोनों के दोनों पार्टी कर सकती है। तो एक पार्टी वाला जो ऑप्शन है वो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और नो वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमको देखना कि बोथ पार्टीज की बात कर रहे हैं, दोनों पार्टी कर सकती है लेकिन सेम टाइम साइमल्टेनियसली, मतलब मैं कहीं डेटा भेज रहा हूं और वहां से भी डेटा आ रहा है, ये काम जो है हाफ डुप्लेक्स में नहीं हो सकता, वो डुप्लेक्स में हो सकता है। तो यहां से आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ पार्टीज कैन ट्रांसमिट बट नॉट एट द सेम टाइम। पहले एक भेजेगा फिर दूसरा भेजेगा। वॉकी टॉकी इसका जो है एग्जांपल आप जो है एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एक बार कोई इंसान बोलता है इधर से, तो उसके बाद फिर इसके कंप्लीट करने के बाद जो है ओवर जब ये बोलेगा तो फिर वो सामने वाला इंसान जो है अपना रिप्लाई करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बोले तो वॉकी टॉकी जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन का। तो ऐसे चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैज बीन टेस्टेड बाय इंडिया ऑन 27 मार्च 2019। तो इसमें आपको याद रखना है, ऐसे ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मिशन स्पेस, मिशन गगन, मिशन शक्ति या मिशन डिस्ट्रक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिशन शक्ति इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं मिशन शक्ति के बारे में। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है एंटी सैटेलाइट वेपन ए-सेट के नाम से जाना जाता है। मार्च 2019 में इंडिया ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया था ए-सेट मिसाइल को, और इसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था एक लाइव सैटेलाइट को। कहां पर? लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि 283 किलोमीटर पे प्लेस था लो अर्थ ऑर्बिट में, और उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। और डीआरडीओ का ये भी मानना है कि ये जो मिसाइल है ये बेसिकली किसी भी टारगेट को जो कि 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मूव कर रही है 1200 किलोमीटर की हाइट तक, 1200 किलोमीटर की हाइट तक, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो मिसाइल है वो कैपेबल है। तो इसी को जाना गया मिशन शक्ति के नाम से। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राफेल फाइटर जेट
इज ट्विन इंजन मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो राफेल, क्योंकि ये न्यूज में रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो राफेल जो फाइटर जेट है इसको किसके द्वारा, किस देश के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, रशिया, यूएसए और जापान। तो इसका आंसर आपको आई होप मालूम होगा, फ्रांस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो राफेल इज ए ट्विन इंजन मैन्युफैक्चर्ड बाय डसॉ एविएशन ऑफ फ्रांस। इट इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द फ्रेंच एयर फोर्स। तो फ्रेंच एयरफोर्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है और अब जो है इसको भारत ने भी ले लिया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और उसके 5 जो है राफेल फाइटर ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं, अंबाला जो है उसका लोकेशन में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कंप्लीट होता है। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम टेक के और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इन्वायरमेंट के भी कुछ क्वेश्चन जो है आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन वीडियोस का फायदा उठाने के लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे वीडियोस के बारे में आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी और क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।